प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण रूपांतर विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। बोले, वेबिनार में उच्च मूल्य वाले कृषि को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 8 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। कर्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल का समापन। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने उठाए कई सवाल। सीएम नायब सिंह सैनी ने पलवल और बल्लभगढ़ के बीच ट्रॉमा सेंटर पर दिया जवाब। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। इस विषय के तहत 8 वेबिनार सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 4 प्रमुख सेक्टर कृषि, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना जरूरी है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। इस वेबिनार से निकले विचार बजट प्रावधानों को जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर 2 वेबिनार हो चुके हैं। आज रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के बाजार खुल रहे हैं और ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा जरूरी है। हमारे यहाँ अलग अलग क्लाइमेट है और हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। किसानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। साथियों, आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। बजट के बाद वेबिनार में उच्च मूल्य के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए काजू, नारियल, चंदन, अगरबोट, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती पर विचार होगा। वेबिनार में एआई सक्षम कृषि, डिजिटल बुनियादी ढांचा, भारत विस्तार से उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होगी। वेबिनार के सत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और पशुपालन मूल्य श्रृंखला में उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटवर्ती मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला मजबूत करने के साथ साथ श्रीमास के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा होगी। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। सत्र के औपचारिक उद्घाटन के साथ ही दिवंगत पूर्व सदस्यों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया। मुख्यमंत्री कैंसर राहत योजना से पंजाब कैंसर उपचार सहायता देने वाला अग्रणीय राज्य बन गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंग प्रत्यारोपण की सुविधा, 13,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, परख योजना में पहला स्थान हासिल करने की उपलब्धियां हासिल की हैं। विधानसभा का वार्षिक बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। अतः मुझे आशा है कि सत्र में होने वाले विचार विमर्श
पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए ठोस कार्यों में परिणत होगा। मेरी सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से एक सशक्त, समावेशी और जन संगठित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराती है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई। इससे पहले कल जिला संगरूर में लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार के आगामी बजट में आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ लोगों के कल्याण के उद्देश्य से कई नई जनपक्षीय पहलें की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई गई है। 881 आम आदमी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं और बिना रिश्वत या सिफारिश के 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब में आप सरकार है, मुफ्त बिजली जारी रहेगी। 8 मार्च को सदन में प्रदेश का साल 2026-27 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा औपचारिक रूप से विधानसभा में पंजाब का बजट पेश करेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य में बिगड़ रही अमन कानून की स्थिति पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे पर श्वेत पत्र जारी करे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जितना कर्जा पिछली सरकारों ने 3 दशकों में लिया था, मौजूदा सरकार ने कुछ ही साल में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बैंड बाजे के साथ प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया। साथ ही शुभंकर प्रगति महिला और विकास पुरुष का भी अनावरण किया। 2 चरणों में होने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान होगा। खास बात यह है कि पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी और नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी दिया जाएगा। जनगणना के काम को आसान बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेडक ने 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन, HLO मोबाइल ऐप और स्वगणना पोर्टल और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली यानी CMMS पोर्टल इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर घर जाकर मोबाइल ऐप से डाटा एकत्रित किया जाएगा और अधिकारी रियल टाइम डैशबोर्ड पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे। इस बार की गणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक घरों की सूची और आवास जनगणना का विवरण तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में मुख्य गणना प्रक्रिया फरवरी 2027 से शुरू होगी। इस पूरी प्रक्रिया में 30 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। जनगणना 2027 के शुभंकर प्रगति और विकास को जनगणना से जुड़ी जानकारी को सरल और सुलभ तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया है। ये शुभंकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी का प्रतीक है। अधिकांश राज्यों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने कई सवाल सदन में उठाए। इनमें SYL का मुद्दा, खराब सड़कें, पेयजल सप्लाई और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की नौकरी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल और बल्लभगढ़ के बीच ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि जहां ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग की जा रही है, वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर 200 बेड का अस्पताल पहले है। इसके अलावा 2 किलोमीटर दूर सब डिवीजन हॉस्पिटल भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। इससे पहले कल बजट सत्र में खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा खेल विश्वविद्यालय राई में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 491 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में सड़कों के विकास और मरम्मत कार्यों को गति देते हुए राज्य सरकार प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। गुरदासपुर के रणजीत सिंह एनकाउंटर मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी गौरव यादव से 2 सप्ताह में मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। परिवार के वकील के अनुसार अदालत में याचिका दायर कर इस पूरे मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने और रणजीत सिंह का फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है।
वकील ने बताया कि आज हाईकोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों गुरदासपुर में 2 पुलिस मुलाजिमों के कत्ल मामले में नामजद 19 वर्षीय युवक रणजीत सिंह की पुलिस मुठभेड़ में के दौरान मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद रणजीत सिंह का शव परिवार को सौंप दिया गया है, लेकिन परिवार ने अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। उधर सियासी पार्टियों ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए फर्जी एनकाउंटर की आशंका जाहिर की है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने एनकाउंटर में मारे गए परिवार को न्याय दिलाने और दोषी पुलिस अधिकारियों व अन्य आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। एनकाउंटर कर दिया, किलिंग कर दी उसकी, और उसके बारे में लोकल पुलिस ने जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट कर ली हैं, बट अभी तक पेरेंट्स को कोई चीजें नहीं बताई। बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी चाहिए थी, नहीं बताई गई। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरदासपुर में भी अप्रोच करा। हमें बहुत सारा रिलीफ जो है गुरदासपुर कोर्ट से भी मिल गया, बट कुछ जुरिडिक्शन के इशू होते हैं, डोमेन नहीं होता, लिमिटेड डोमेन होता है। उसके बाद पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसलिए हमें हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ी। और हमारी यही प्रेयर है कि अदर देन पुलिस ऑफिसर्स कोई स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर को, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस कि आप ही अखबारां पढ़ के सोशल मीडिया देख के उन्होंने पंजाब के डीजीपी ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ तलब ਕੀਤਾ है कि वो जवाब देवे कि ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पंजाब पुलिस अपना जड़ा है पक्ष वो स्पष्ट करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल, जबकि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार दिया गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर अब तमिलनाडु के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। पूर्व राजनयिक तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब में आज अरदास के बाद गुंबदों पर लगे सोने की धुलाई और सफाई की सेवा शुरू कर दी गई है। इसके शुभारंभ के अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में लगे सोने के चमक और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समय समय पर उसकी सफाई की जाती है। यह सेवा गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था बरबिंघम द्वारा संगत के सहयोग से निस्वार्थ भाव से की जाती है। उन्होंने बताया कि जत्था श्री हरमंदिर साहिब के अलावा श्री अकाल तख्त साहिब, गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब और घंटाघर देहरी के गुंबदों पर लगे सोने की भी सफाई करेगा। इस मौके पर गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था के प्रमुख भाई मोहिंदर सिंह ने बताया कि गुरु साहिब की कृपा से जत्था हर साल SGPC के सहयोग से ये सेवा करता है। इस बार भी संगत विशेष रूप से सोना धोने की सेवा के लिए आई है। उन्होंने कहा कि ये सेवा लगभग 10 से 12 दिनों तक चलेगी। मारे ने आपके डिठे सब थाम नहीं तुझ जिहा सारी दुनिया के उत्ते यहो जी जगह नहीं है, ਉਹਦੀ सेवा मिल जाए किड्डे वड्डे भाग ने, है ना जी। और हौली हौली सारे का सहयोग मिलता ताइयों होंगे, है ना। सगल विधि जो आहर करिया सारिया विधा कट्ठियां हो जांदियां, सारे आ जाते ने ते फिर सेवा आरंभ होती है। सत्कारयोग बाबा जी होरां ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रामदास महाराज ने त्रुट के कई सालों तो लैके लगातार जत्थे नूं सेवा बख्शी है और उस सेवा की लड़ी का ही एक हिस्सा है कि जिथे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।